नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन। अध्याय 31, अपना सिर झुकाओ और माफ़ी मांगो। यह महिला अधिकतम 18 या 19 वर्ष की ही लग रही थी, फिर भी वह पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टेयर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या ये संभव था कि एलिमेंट गैदरिंग टेयर की कल्टिवेटर ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे? महेश तिवारी एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने मन ही मन हंफ किया, तो क्या हुआ अगर वह एलिमेंट गैदरिंग टेयर में थी? इस उम्र में वह शायद अभी अभी ब्रेक थ्रू करके उस टेयर में पहुंची होगी। ये कैसे संभव था कि वह एल्डर यू को टक्कर दे सके? बड़े यू, इसे नीचे लाओ। महेश तिवारी की आंखों में वासना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। एक बॉडी रिफाइनिंग टियर का कल्टिवेटर होने के नाते यदि वह एलिमेंट गैदरिंग टियर की एक लड़की को अपनी शक्ति से नीचे गिराकर उसके साथ मनमानी कर पाता, तो यह उसकी विकृत संतुष्टि की चरम स्थिति होती, खासकर जब लड़की इतनी अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो। वह अब खुद को रोकने की कगार पर था। हालांकि एल्डर यू के चेहरे पर सावधानी का भाव था, फिर भी उसने झरना लियू को कोई विशेष खतरा नहीं माना। आखिर लड़की बहुत युवा थी। उसकी सोच के अनुसार वह एलिमेंट गैदरिंग टियर की फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा थर्ड स्टेज। एल्डर यू स्वयं एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज में था। भले ही उसके लिए गशिंग स्प्रिंग टियर में ब्रेक थ्रू करना संभव न हो, फिर भी वह एलिमेंट गैदरिंग टियर में सबसे ऊपर था और ऐसे कम ही कल्टिवेटर्स थे जो वास्तव में उसका सामना कर सकते थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, युवा कन्या, बाद में होने वाले कष्ट से बचने के लिए बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दो। झरना लियू की आंखों में घोर हत्या की मंशा झलकने लगी। वह लियू कुल की राजकुमारी थी। शाही राजधानी के 8 महान कुलों के सामने ये साधारण स्टोन वुल्फ संप्रदाय की क्या औकात थी? और यह महेश तिवारी, उसने वास्तव में उस पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत की। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह स्वयं मौत को बुला रहा हो। जब उसकी वर्तमान स्थिति उसके दिमाग में आई तो वह अथर्वसेन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके चेहरे पर एक प्रश्नवाचक भाव था। अथर्वसेन ने कंधे उचकाए और कहा, इस तरह के कमीने को अगर तुम मारना चाहते हो तो मार डालो। झरना लियू ने पीछे मुड़कर देखा और एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज की शक्तिशाली आभा बिना किसी आरक्षण के जारी की गई। यह एल्डर यू की आभा की प्रतिद्वंद्वी थी और हारने का कोई संकेत नहीं दिखा। क्या? एल्डर यू तुरंत पीला पड़ गया, सदमे में सांस छोड़ते हुए। एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज, ये कैसे संभव है? एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज। एल्डर यू ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बहुत हैरान थे। लियू डोंग और उनका समूह भी अचंभित था। उनके चेहरे की मांसपेशियां सदमे में फड़क रही थीं। एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज तक पहुंचना तो दूर की बात है, 20 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए एलिमेंट गैदरिंग टियर को प्राप्त करना ही काफ़ी चौंकाने वाला था। लियू डोंग और उनके दोस्तों ने शुरू में सोचा था कि भले ही उनके और झरना लियू के बीच एक अंतर हो, लेकिन यह अंतर बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि वे भी पहले से ही बॉडी रिफाइनिंग टियर की 8th और 9th स्टेज को प्राप्त कर चुके थे और इसलिए एलिमेंट गैदरिंग टियर को पार करने से केवल एक कदम दूर थे। लेकिन एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज, यह एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में उन्होंने केवल इस रूप में सोचने का साहस किया कि वे इसका सामना कम से कम 8 या शायद 10 साल बाद ही कर पाएंगे। एल्डर यू ने तुरंत एक विनम्र इशारे में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, कृपया मेरे यंग मास्टर की पिछली अशिष्टता को क्षमा करें, यंग मिस। मैं अपने यंग मास्टर की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि वे दोनों एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज में थे और उसने सोचा कि वह इस युवती से नहीं हारेगा, लेकिन समस्या ये थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी कम उम्र में ही एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज तक पहुंच चुका था और यह ऐसा कुछ नहीं था जो किसी साधारण पार्टी के समर्थन से किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, यह उसकी पृष्ठभूमि थी जिससे एल्डर यू भयभीत थे। हालांकि महेश तिवारी परेशान था और हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। भले ही वह बहुत घमंडी और अहंकारी था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ वह खिलवाड़ कर सकता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ उसे खिलवाड़ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। झरना लियू उन लोगों की श्रेणी में आते थे जिनके साथ पंगा लेने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। झरना लियू ने केवल अपने हाथों को हिलाया और सख्ती से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या मजाक है? कोई कैसे सोच सकता है कि लियू कबीले की राजकुमारी के खिलाफ पूरी नियत और घृणित व्यवहार करके जिंदा बचा जा सकता है? मिस, बहुत दूर मत जाओ, एल्डर यू ने गहरी आवाज में कहा। स्वाभाविक रूप से वह सिर्फ एक तरफ खड़े होकर महेश तिवारी को मरते हुए नहीं देखेगा। झरना लियू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आक्रामक मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। पीला ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल, प्लम हैंड्स का स्नैपिंग। ये देखकर एल्डर यू को पता चल गया कि यह मामला शांतिपूर्वक नहीं सुलझाया जा सकता, इसलिए उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर उठाकर पंजे बना लिए।
पीले ग्रेड मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट कौशल, फ्लाइंग ईगल पंजे। लियू डोंग ने घोषणा की। वह पंजे के कौशल में सबसे अच्छा था और इसलिए उस वर्ग से संबंधित कई अलग अलग कौशल की विशेषताओं को जानता था। एक नज़र में वह LDU के पंजे के कौशल को पहचानने में कामयाब रहा। अथर्व सेन, क्या तुम्हारे परिवार में से किसी को कोई परेशानी होगी? वे पांचों पहले से ही अथर्व सेन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। झरना लियू अब उनकी उम्मीद की एकमात्र किरण थी। अथर्व सेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लियू डोंग और उसके साथी सभी बेचैन थे। नहीं करना चाहिए बहुत संदिग्ध लग रहा था, लेकिन दोनों लड़ाके एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज में थे, इसलिए वास्तव में कौन निश्चित रूप से कह सकता था कि उनमें से कौन विजयी होगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, झरना लियू पहले ही आगे बढ़ चुका था और अब LDU के साथ भीषण युद्ध में था। उन दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया, उनकी आकृतियां हवा की तरह तेजी से घूम रही थीं। दोनों लड़ाके एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज में माहिर थे। लियू डोंग और उसका समूह उनकी हरकतों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था या वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्हें केवल अपनी दृष्टि का धुंधलापन महसूस हुआ और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन जीत रहा है। महेश तिवारी भी स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर LDU हार गया तो वह निश्चित रूप से अपनी जान भी गंवा देगा। इसलिए जाहिर है कि वह चिंतित था। लेकिन जब लड़ाई लगभग 3 से 5 मिनट तक चली तो दोनों सेनानियों की चाल धीमी हो गई, न केवल इस हद तक कि लियू डोंग और उसका समूह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था, बल्कि इस हद तक कि उन्हें भी लगा कि लड़ाई की गति बहुत धीमी हो गई है। हालांकि अथर्व सेन के चेहरे पर विवेक का भाव दिखाई दिया। धीमे होने का मतलब यह नहीं था कि दोनों लड़ाके अपने हमलों में आसानी से आगे बढ़ रहे थे। इसके विपरीत अब स्थिति और भी खतरनाक थी, क्योंकि वे पहले से ही जीवन या मृत्यु के चरण में प्रवेश कर चुके थे। अगर उन दोनों में से कोई भी छोटी सी भी गलती करता तो नतीजा सिर्फ हार नहीं बल्कि मौत होती। उसे याद आया कि इन कुछ दिनों में जब भी वह खाली होता, वह झरना लियू का मार्गदर्शन करता। स्वर्ग स्तर की अपनी पिछली साधना के आधार पर वह जो भी थोड़ा बहुत अनुभव किसी निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को दे पाता, वह अत्यंत मूल्यवान होता। जब तक वह उसकी शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात कर लेती, तब तक उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होती। झरना लियू की समझ के स्तर को देखते हुए उसका मानना था कि जो कुछ वह उसे सिखा रहा था, उसमें से अधिकांश उसे समझ में आ गया होगा। ये लड़ाई उसे जीतनी चाहिए। झरना लियू और LDU की लड़ाई और भी धीमी हो गई। उनमें से एक एलिमेंट गैदरिंग टियर में एक पुराना मास्टर था जो बहुत लंबे समय से इस स्तर पर था और इस प्रकार उसके पास बहुत बड़ा युद्ध अनुभव था। इस बीच हालांकि दूसरी युवा थी, वह एक मार्शल आर्ट जीनियस थी और उसकी समझ का स्तर बहुत ऊंचा था। इसके अलावा उसे अथर्व सेन के मार्गदर्शन से भी बहुत लाभ हुआ था और वह युद्ध में आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थी। LDU के माथे पर पहले से ही ठंडे पसीने की बूंदें थीं। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। उसे मौत का दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह इस समय विचलित होने की हिम्मत नहीं कर सका, यहाँ तक कि आत्मसमर्पण करने और दया की भीख मांगने की भी नहीं। अगर उसने रुकने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से झरना लियू के क्रोधपूर्ण प्रहार का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर झरना लियू अधिक से अधिक शांत होती जा रही थी। वह पहले से ही पूरी तरह से जीत की ओर थी। स्थिति अब बहुत स्पष्ट थी। लियू डोंग और उसका समूह भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि झरना लियू जीत रही थी, इसलिए वे मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने अपनी चिंताओं को दूर होते देखा। चूंकि वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, इसलिए महेश तिवारी भी स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह पीछे हटने और भागने से खुद को रोक नहीं सका, पहले अवसर पर भागने की तैयारी कर रहा था। इतनी जल्दी में हो, कहाँ भाग रहे हो? अथर्व सेन धनुष से छूटा तीर बनकर सामने आया और रास्ता रोक लिया। मेरे रास्ते से हट जा। महेश तिवारी हैंग झांक जोर से चिल्लाया, मैं स्टोन वुल्फ संप्रदाय से हूं और तूने मुझसे टकराने की हिम्मत की। मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। कितना घमंडी! अथर्व सेन ने अपनी तलवार निकाल ली, उसकी आंखों में हत्या की ठंडी चमक थी। ऐसे घटिया आदमी से बात करने का कोई मतलब नहीं था। सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। अथर्व, आवेग में मत आओ। लियू डोंग चिल्ला उठा। अगर महेश तिवारी मारा गया तो उनका कोई भी कबीला स्टोन वुल्फ संप्रदाय के उग्र प्रतिशोध का सामना नहीं कर सकेगा। हा, अपने साथी की बात सुन ले और आगे से मुझसे टकराने की गलती मत करना, वरना मौत तेरी आखिरी साथी होगी। महेश तिवारी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आज तू किस्मत वाला है। वह भागने ही वाला था, लेकिन अभी उसने कदम भी नहीं बढ़ाया था कि उसकी गर्दन पर एक बर्फ सी ठंडी सनसनी दौड़ गई। एक लंबी तलवार पहले से ही उस पर टिकी हुई थी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे डर के मारे पेशाब निकल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं मारने की हिम्मत न रखता हूं। अथर्व सेन की आवाज़ शांत थी, पर उसकी ठंडक रूह तक चीरने वाली थी। घुटनों के बल झुक जा। महेश तिवारी में इनकार करने की हिम्मत नहीं बची थी।
सामने खड़े व्यक्ति की आंखों की बर्फीली धार ने उसकी आत्मा को थर्रा दिया। ये साफ था, यह आदमी जो कहता है वो करता है। माफी मांग। अथर्व का स्वर अब और भी सख्त हो गया। महेश तिवारी का मन किया गालियां बककर खड़ा हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन पर तलवार की धार महसूस की, उसकी हिम्मत टूट गई। उसने मन ही मन कसम खाई, जैसे ही वो स्टोन वुल्फ संप्रदाय में वापस लौटेगा, उसके दादा खुद आकर इन सबको मौत के घाट उतारेंगे। बेशक दोनों खूबसूरत लड़कियां बचाई जाएंगी और फिर वे उसके खिलौने बनेंगी। मैं गलत था, मैं अमानवीय हूँ, उसने दया की भीख मांगते हुए कहा। उम्मीद है अगले जन्म में तू इंसान बनेगा, अथर्व सेन ने शांति से कहा। नहीं, महेश तिवारी को एकाएक एहसास हुआ कि अब कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्दन पर तेज दर्द की एक लहर दौड़ी और फिर उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। ताज़ा खून फव्वारे की तरह फूटा और उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। अथर्व सेन ने सच में उसे मार डाला था। उसी क्षण झरना लियू की हल्की सी चीख गूंजी। उसके कोमल हाथ का प्रहार ऐसा था मानो एल्द यू पत्थर का बुत बन गया हो। वह एकदम जड़ हो गया, जैसे जीवन ही उसका साथ छोड़ चुका हो। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर धड़ाम, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह निष्प्राण। ये देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, लियू डोंग और बाकियों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। अध्याय 32 तत्व एकत्रीकरण स्तर तक पहुंचना। अथर्व सेन ने अपनी तलवार वापस ले ली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम किसी को बताओगे कि आज यहाँ क्या हुआ है? बिल्कुल नहीं, लियू डोंग और बाकी लोगों ने तुरंत सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, यहाँ मौजूद हम में से कोई भी कुछ नहीं कहेगा तो कौन पता लगाएगा कि महेश तिवारी और उसके नौकर की यहाँ मौत हो गई? अथर्व सेन ने कहा। हालांकि लियू डोंग और उसके साथी अभी भी अपनी चिंताओं को दूर करने में असमर्थ थे। आखिरकार स्टोन वुल्फ सेक्ट का नाम बहुत ही डरावना था। उसकी ताकत के आधार पर संप्रदाय आसानी से उनके संबंधित कुलों को 100 बार खत्म कर सकता था। ऐसे डर के साथ वे यहाँ बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि अथर्व सेन उन्हें भी मार देगा ताकि वे चुप रहें। इसके अलावा उनके हाथों में एक हरा आध्यात्मिक फल था जो उनके दिलों में बेचैनी और बढ़ा रहा था। उन्होंने जल्द ही अथर्व सेन को अलविदा कहा और चल पड़े, और जल्दी ही उसकी नज़रों से ओझल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों को मारना। अथर्व सेन के पास स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उसकी छोटी महिला परिचारिका शाही शहर के लियू कबीले की राजकुमारी थी। ऐसे महान अस्तित्व के सामने एक तुच्छ महेश तिवारी की क्या गिनती थी? अगर स्टोन वुल्फ संप्रदाय को पता चला कि महेश तिवारी ने वास्तव में झरना लियू के प्रति बुरे इरादे रखने की हिम्मत की है, तो वे माफ़ी के तौर पर खुद महेश तिवारी का सिर भी काट सकते हैं। जिस प्रकार लियू डोंग और उसके समूह को स्टोन वुल्फ संप्रदाय के प्रति असीम भय महसूस हुआ, उसी प्रकार 8 महान कुलों की नज़र में एक तुच्छ स्टोन वुल्फ संप्रदाय की क्या गिनती थी? मैं पहले एक हरा आध्यात्मिक फल लूंगा। एक बार जब मैं बॉडी रिफाइनिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर बन जाऊंगा तो मैं दूसरा ले लूंगा, अथर्व सेन ने सोचा। हालांकि वह बॉडी रिफाइनिंग टियर से लेकर हेवन टियर तक के रास्ते में पहले ही सभी 9 टियर पार कर चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से 2 टियर के बीच की खाई को पार कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी निश्चित टियर के भीतर संचित समझ और ज्ञान के अलावा टियर के बीच की बाधाओं को तोड़ना एक ऐसा प्रयास था जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। यह ऊर्जा कहाँ से आए? आध्यात्मिक औषधि, रसायन की गोलियां, राक्षसी जानवरों से प्राप्त खजाने, प्रकृति में पाए जाने वाले आध्यात्मिक तरल पदार्थ, सभी को इस ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्भाग्य से ये सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ थीं और इन्हें पाना मुश्किल था। यही कारण था कि जितना ऊंचा स्तर होता था उतने ही कम मार्शल कलाकार इसे हासिल कर पाते थे। मार्शल कलाकारों को उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस तरह की सहायक सामग्रियों के बिना वे केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जा को धीरे धीरे संचित करने के लिए खुद पर निर्भर रहना। कुछ लोग सफलता प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, जबकि कुछ ऊर्जा के अत्यधिक संचय से खुद को विस्फोटित कर लेते थे। यदि उसके पास हरा आध्यात्मिक फल नहीं होता तो अथर्व सेन को बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज के शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 10 दिन से अधिक की मूल शक्ति जमा करने की आवश्यकता होती और फिर ऊर्जा के एक झटके में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच जाता। लेकिन अब चीजें अलग थीं। जब वह बॉडी रिफाइनिंग और एलिमेंट गैदरिंग टियर के बीच की बाधा पर पहुंच गया तो अथर्व सेन को केवल हरा आध्यात्मिक फल लेने की आवश्यकता थी और यह पूरी तरह से आसान हो जाएगा। अथर्व सेन ने महेश तिवारी और एल्द यू के शरीर से सभी कीमती सामान निकाल लिए। चूंकि वे दोनों यात्रा पर थे, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने अपने पास बहुत ज्यादा कीमती सामान नहीं रखा था, इसलिए वह बस कुछ पैसे और किसी गुप्त मार्शल आर्ट पर आधारित एक किताब ही ढूंढ पाया। कुल मिलाकर यह धनराशि लगभग 1 लाख सिक्कों के बराबर थी, जिसे छोटी राशि नहीं माना जा सकता था। इस बीच पुस्तक का शीर्षक विस्फोट कला था और यह एक अनूठा कौशल था।
मूल रूप से यह एक मार्शल कलाकार को अपनी मूल शक्ति को किसी ऐसी चीज में इंजेक्ट करने की अनुमति देता था जिससे वह वस्तु विस्फोट कर सकती थी। किसी के लिए इस तरह के कौशल से बचाव करना मुश्किल होगा। एल्डर यू को अभी अभी यह गुप्त कला पुस्तिका प्राप्त करनी चाहिए थी और अभी इसमें महारत हासिल करनी चाहिए थी। अन्यथा अगर झरना लियू युद्ध के बीच में इस तरह के हमले से हैरान हो जाती तो उसे निश्चित रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ता। वे दोनों एक नए स्थान पर चले गए। आखिरकार उनके पिछले स्थान पर 2 लाशें थीं। उन 2 लाशों को देखकर ही उनका मूड खराब हो सकता था। अथर्वसेन एक पैर पर पैर रखकर बैठ गया। फिर उसने एक हरा आध्यात्मिक फल निकाला और उसे थोड़े से साफ पानी से धोया। फिर उसने जल्दी से उसे बड़े बड़े टुकड़ों में खा लिया। ये वास्तव में प्रकृति से पैदा हुए आध्यात्मिक फल के नाम का हकदार था। भले ही इसका स्तर वास्तव में उच्च नहीं माना जा सकता था, फिर भी यह बेहद स्वादिष्ट था और कुछ ही निवाले में अथर्वसेन ने इसे खा लिया था। वह बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था और वास्तव में दूसरा फल निकालकर उसे भी खाना चाहता था। उन्होंने तुरंत इस आवेगपूर्ण इच्छा को दबा दिया और चुपचाप औषधीय प्रभाव दिखने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों में एक शक्तिशाली और तीव्र औषधीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, जो असंख्य छोटे कणों में परिवर्तित होकर उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गया और उसके पूरे शरीर में फैल गया। अथर्वसेन ने 5 तत्वों के स्वर्ग ग्रेड कौशल का संचार किया। उनके शक्ति कोश में आत्मा आधार ने दाव के कमल के फूल की तरह एक झिलमिलाती रोशनी दी, जिससे उनके शरीर में मांस के हर टुकड़े, हर हड्डी और हर नस को पोषण देने के लिए औषधीय प्रभावों का मार्गदर्शन किया गया। उसकी साधना दर पहले से ही बहुत तेज थी। हरे आध्यात्मिक फल का सेवन करने से पहले ही वह बॉडी रिफाइनिंग टेयर के 7th स्टेज के मध्यकाल में पहुंच चुका था। अब जबकि उसे आध्यात्मिक फल का सहारा मिल गया था, उसकी प्रगति दर स्वाभाविक रूप से और भी अधिक भयावह थी। बॉडी रिफाइनिंग टेयर के 7th स्टेज का अंतिम काल। बॉडी रिफाइनिंग टेयर के 7th स्टेज का शिखर। उसने कुछ मूल शक्ति एकत्रित की और एक ही सांस में बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 8th स्टेज को तोड़ दिया। इस समय हरे आध्यात्मिक फल के औषधीय प्रभाव अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे और अभी भी उसकी साधना में लगातार सुधार हो रहा था। अथर्वसेन के बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 8th स्टेज के मध्यकाल तक पहुंचने के बाद वे अंततः समाप्त हो गए। बहुत अच्छा, इससे मुझे लगभग 6 दिन का समय बच गया। ये सब देखकर झरना लियू के दिल में एक अजीब विचार आया। ये पहली बार था जब वह अथर्वसेन के साधना स्तर की तीव्र वृद्धि से चौंक नहीं गई थी। आखिरकार इस बार इसे सामान्य माना जाना चाहिए क्योंकि उसने एक हरा आध्यात्मिक फल खाया था। वे दोनों पहाड़ के चारों ओर यात्रा करते रहे। अथर्वसेन ने अपनी तलवारबाजी की कला को निखारना जारी रखा और उम्मीद जताई कि वह एलिमेंट गैदरिंग टेयर तक पहुंचने से पहले तलवार एनर्जी की 3 झलकियां हासिल कर लेगा। 8 दिन बाद अथर्वसेन बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 8th स्टेज के शिखर पर पहुंच गया था। एक रात की मूल शक्ति को संचित करने के बाद उसने बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 9th स्टेज को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। जब सुबह हुई और सूरज उगाया तो वह खड़ा हो गया। उसके होठों के कोने मुस्कुराहट में थोड़ा ऊपर की ओर उठे। बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 9th स्टेज। बहुत बढ़िया, मुझे लगभग 10 दिन और चाहिए और मैं बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 9th स्टेज के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। उस समय मैं दूसरा हरा आध्यात्मिक फल खाऊंगा और एक ही सांस में एलिमेंट गैदरिंग टेयर तक पहुंच जाऊंगा। झरना लियू स्वाभाविक रूप से अब तक सुन्न हो चुकी थी। अगर अथर्वसेन कल एलिमेंट गैदरिंग टेयर को पार कर जाए तो उसे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। वरना अगर वह हर बार चौंकती रहे जब यह आदमी कोई चौंकाने वाली बात करता है तो सच में वह जल्दी ही सदमे से मर सकती है। 10 दिन बहुत तेजी से बीत गए और अथर्वसेन अपनी उम्मीदों के अनुसार पहले ही बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 9th स्टेज के शिखर पर पहुंच चुका था। उसने दूसरा हरा आध्यात्मिक फल निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, आज बॉडी रिफाइनिंग टेयर में मेरा आखिरी दिन है। अरे वाकई बहुत लंबा समय हो गया। झरना लियू अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह अथर्वसेन के साथ तब से थी जब वह बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 2nd स्टेज में था। कितने दिन हुए थे? सिर्फ 1 महीना। यही था वो बहुत लंबा समय जिसकी वो बात कर रहा था। लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे अथर्वसेन पहले कई सालों तक बॉडी रिफाइनिंग टेयर की 2nd स्टेज में ही अटका रहा था तो उसकी खींच कुछ हद तक तार्किक लगने लगी। उसने 13 साल की उम्र में कल्टिवेशन शुरू की थी और 14 की उम्र में एलिमेंट गैदरिंग टेयर हासिल कर लिया था। केवल इसी आधार पर देखा जाए तो उसकी प्रगति अथर्वसेन की तुलना में बहुत तेज प्रतीत होती थी। अथर्वसेन ने हरा आध्यात्मिक फल निगलने के बाद एलिमेंट गैदरिंग टेयर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने पहले अपने शरीर में औषधीय प्रभावों को एकत्र करना शुरू किया। आमतौर पर जब कोई कल्टिवेटर ब्रेक थ्रू की कोशिश करता है तो औषधीय प्रभाव की मदद के बावजूद उसे बार बार बाधा से टकराना पड़ता है जब तक कि वह थोड़ा ढीला न हो जाए और फिर उसे तोड़ा जा सके। लेकिन अथर्वसेन को पूरा यकीन था कि जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा जमा है वह पहले ही प्रयास में इस बाधा को पार कर लेगा। आधे घंटे बाद उसका शरीर ऊर्जा से भर गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर फूल गया हो। बेशक ये केवल एक भ्रम था।
दरअसल उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो गई थी, जिसकी वजह से उसे यह फुला हुआ एहसास हो रहा था। लेकिन अगर वह इस ऊर्जा को जल्द ही बाहर नहीं निकालता या उसे मुक्त नहीं करता, तो इस ऊर्जा के भारी दबाव से उसका शरीर सच में फट सकता था। ये किसी पानी की थैली की तरह था जो पूरी तरह से भर चुकी हो। अगर उस थैली में छेद करके पानी को बाहर नहीं निकाला जाता या किसी बड़ी थैली में स्थानांतरित नहीं किया जाता, तो इसका एकमात्र परिणाम यही होता कि थैली फट जाती। बस अब बहुत हो गया, अथर्वसेन ने सोचा। अब बस यही बचा है कि इस असीम ऊर्जा को शक्ति कोश की ओर ले जाया जाए और अवरोध से टकराया जाए। बॉडी रिफाइनिंग टीयर का मतलब था रक्त और मांस के हर कण में मूल शक्ति को संग्रहित करना, और इसलिए यह वास्तव में मात्रा में बहुत सीमित था। जहां तक एलिमेंट गैदरिंग टीयर की बात है, इसका मतलब था किसी के शक्ति कोश को खोलना और किसी के शरीर के भीतर एक अजीब जगह बनाना। हर किसी के शरीर में इस तरह का एक छोटा सा ब्रह्मांड या एक छोटी सी दुनिया होती है। मार्शल आर्ट्स के संदर्भ में इस तरह की छोटी सी दुनिया को किसी के शक्ति कोश के भीतर मौजूद माना जाता था। हान ऊर्जा की भयंकर बौछार के तहत उसके शक्ति कोश में एक छेद जैसा दिखाई दिया। किसी और को तोड़ने के लिए उन्हें इस छेद या दरार को अंतहीन रूप से चौड़ा और बड़ा करने के लिए लगातार बार बार बमबारी पर निर्भर रहना होगा। हालांकि अथर्वसेन अलग था। उसने जो ऊर्जा जमा की थी वह उसके लिए तुरंत तोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। शक्ति कोश को खोलना तो बस पहला कदम था। अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। वह था मूल शक्ति को एक उच्च गति वाले घूमने वाले नाभिक में ठोस बनाना। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी के शक्ति कोश में मोटर लगाना। मानसिक आदेश के साथ उच्च गति पर घूमने वाला मूल नाभिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो एक भयानक हमले के साथ फट जाएगा। ऐसा कैसे हुआ कि एलिमेंट गैदरिंग टीयर आसानी से बॉडी रिफाइनिंग टीयर को कुचल सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार मूल नाभिक बनने के बाद ऊर्जा उसमें से बाढ़ की तरह बाहर निकल जाएगी। भले ही दो कल्टिवेटर ने मूल शक्ति की समान मात्रा जमा कर ली हो, लेकिन जिसने वास्तव में मूल नाभिक बनाया था उसके पास तेज मजबूत हमले होंगे जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी पर भारी बढ़त होगी। अध्याय 33 5 तत्वों की उत्पत्ति। नाभिक। अथर्वसेन द्वारा अपने शक्ति कोश को खोलना केवल एलिमेंट गैदरिंग टीयर के आधे रास्ते के रूप में माना जा सकता है। उसने केवल मूल शक्ति के अपने आंतरिक भंडारण की ऊपरी सीमा को बढ़ाया था। शक्ति उन्नयन इस बात पर निर्भर करता था कि वह मूल नाभिक बना सकता है या नहीं। बॉडी रिफाइनिंग टीयर के 9th स्टेज में शामिल जो लोग इस चरण पर अटके हुए थे उनकी संख्या अज्ञात है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। एलिमेंट गैदरिंग टीयर के कल्टिवेटर कुल 9 मूल नाभिक बना सकते हैं। एक बार जब वे 9वें को बनाने में सफल हो जाते हैं तो वे गशिंग स्प्रिंग टीयर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम होंगे। हालांकि अथर्वसेन के लिए मूल नाभिक बनाना केवल एक छोटी सी बात थी। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में 9 बार ऐसा किया था। उसने नाभिक बनाना शुरू किया। शक्तिशाली मूल शक्ति हिल गई, एकत्र हुई, आपस में जुड़ गई और एक साथ मिल गई। वह इस प्रक्रिया से बहुत परिचित था और बहुत जल्दी उसके शरीर के भीतर मूल शक्ति एक नाभिक के रूप में जम गई जो बाल की चौड़ाई जितनी छोटी थी। लेकिन उसे तुरंत एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उसके शक्ति कोश के भीतर वास्तव में 5 मूल नाभिक प्रकट हुए थे। ये कैसे संभव था? वह अभी एलिमेंट गैदरिंग टीयर तक पहुंचा था और अब वह एलिमेंट गैदरिंग टीयर की 5th स्टेज तक पहुंच चुका था। नहीं नहीं नहीं, यह एक असंभव बात थी क्योंकि ये 5 मूल नाभिक बहुत छोटे थे और अपने शिखर तक पहुंचने से अभी भी बहुत दूर थे। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई भी एक बार में 5 मूल नाभिक बनाने और एक साथ उन्हें अपने शिखर रूप में विस्तारित करने में कामयाब हो गया हो। इसके अलावा इन 5 मूल नाभिकों के बीच का अंतर बहुत छोटा था। उनमें परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का संबंध था जो एक सूक्ष्म संतुलन बनाता था। वे अलग अलग रंग के भी थे, क्रमशः सुनहरा, हरा, सफ़ेद, लाल और काला। अथर्वसेन का दिल धड़क उठा। ये 5 अलग अलग तत्वों के ठोस रूप थे। ये 5 नाभिक क्रमशः सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या ये हो सकता है कि एकाधिक तत्व संरेखण वाला एक स्पिरिट बेस एकाधिक मूल नाभिक बना सकता है? लेकिन ये कैसे संभव था कि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी? ये सही नहीं है। अथर्वसेन ने सावधानीपूर्वक उनकी जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि इन 5 अलग अलग मूल नाभिकों ने एक आदर्श संतुलन प्राप्त कर लिया है। अगर इनमें से कोई भी एक मूल नाभिक थोड़ा भी ज्यादा ताकतवर हो जाए तो यह नाजुक संतुलन टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि अंत में केवल एक मूल नाभिक ही जिंदा रहेगा, जबकि बाकी के नाभिक या तो किनारे कर दिए जाएंगे या बिखर जाएंगे। इस निष्कर्ष के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को 2, 3, 4 या अधिकतम 5 मूल नाभिक बनाने हैं तो उसके आत्मा आधार के तत्वों का संरेखण एलिमेंट अलाइनमेंट एक पूर्ण संतुलन में होना चाहिए। ऐसा संतुलन ही इन मूल नाभिकों को एक दूसरे के साथ टिकाए रख सकता है, जिसमें कोई भी दूसरे को निगल नहीं पाएगा और न ही कोई दूसरों से निगलवाया जाएगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 तत्वों का संरेखण होता है, या कभी कभी 3 या 4 का भी।
लेकिन जो लोग अपने आत्मा आधार में इतने सारे तत्वों के बीच पूर्ण संतुलन बना पाने में सफल हुए हैं वे बहुत ही कम और दुर्लभ हैं। इसलिए वास्तव में ऐसे लोग जो 2 या 3 मूल नाभिक रख सकते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अपने पिछले जीवन में खुद को कीमिया में झोंकने के साथ साथ अथर्वसेन ने खुद को कल्टिवेशन में भी डुबो दिया था। उसने बहुत ही कम वास्तविक लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह उन मार्शल कलाकारों से कभी नहीं मिला जिनके पास कई मूल नाभिक थे। और वैसे भी कई मूल नाभिक किसी के लिए भी एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता हो सकते हैं, और भला कौन अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यूं ही सबके सामने खोलता है। अगर ये पांचों मूल नाभिक एक साथ मिलकर एक विशाल मूल नाभिक बना लें तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास किसी और की तुलना में 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली मूल शक्ति होगी। अथर्वसेन ने सोचा, ये वाकई में बहुत जबरदस्त बात थी। एक साधक कल्टिवेटर को अपने शरीर की सारी मूल शक्ति को खत्म करने के लिए कम से कम 100 या 1000 से भी ज्यादा हमले करने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या वह इस ऊर्जा को 5 गुना तेजी से निकाल पाएगा? इसका मतलब ये होगा कि उसके हर हमले की ताकत 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर एलिमेंट गैदरिंग टियर की शक्ति को संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाए तो उसकी फर्स्ट स्टेज 1 होगी, सेकंड स्टेज 2, थर्ड स्टेज 3, लेकिन फोर्थ स्टेज सीधे 6 हो जाएगी। हर 3 स्टेज के बाद एक बड़ा उछाल होगा जिससे पूरा टियर 3 प्रमुख चरणों में बन जाएगा, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। इस तरह के पैमाने में 5 तत्वों के मूल नाभिक का फायदा बिना किसी तुलना के साफ दिखाई देता है। नहीं नहीं नहीं, ये 5 तत्व मूल नाभिक तो एक आदर्श संतुलन में इसलिए भी हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि इनसे उत्पन्न होने वाली शक्ति सिर्फ 5 गुना नहीं बल्कि 6 गुना या शायद 10 गुना तक भी हो सकती है। अगर मैं एलिमेंट गैदरिंग टियर की फर्स्ट स्टेज के शिखर तक पहुंच जाऊं तो मैं फोर्थ स्टेज के कल्टिवेटर के बराबर लड़ सकता हूं। असल में मेरी ताकत कितनी होगी, ये जानने के लिए मुझे पहले फर्स्ट स्टेज के शिखर तक पहुंचना होगा। तो यही थी इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस की असली शक्ति। हालांकि 5 मूल नाभिकों को एक साथ एक्सपैंड और मजबूत करना सिर्फ एक नाभिक को बढ़ाने की तुलना में ज़रूर धीमा होगा। इसलिए इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस की कल्टिवेशन स्पीड का जो लाभ था वो इस तरीके से बैलेंस हो गया। और फिर अगर मुझे 5 गुना रफ्तार से मूल शक्ति को डिस्चार्ज करना है तो उसके लिए मेरे शक्ति कोष के अंदर काफ़ी बड़ी जगह होनी चाहिए, वरना ऐसा होगा कि मैं कुछ ही मूव्स करने के बाद सारी ऊर्जा खत्म कर बैठूं तो फिर लड़ाई कैसे जारी रखूंगा। कोई बात नहीं अगर तेज कल्टिवेशन का कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं भी दिखे। आखिरकार मुझे ऐसी शक्ति मिलने वाली है जो मुझे अपने टियर के बाकी सभी लोगों के बीच लगभग अजेय बना देगी। और फिर मैं अल्केमी एम्परर हूँ, साधना की गति बनाए रखने और तेजी से लेवल पार करने की मेरी अपनी तरकीबें हैं। भले ही मुझे फिर से हेवनली टियर तक पहुँचने में 200 साल लगे, यह अब भी इतिहास का सबसे तेज़ रिकॉर्ड होगा। नहीं, मुझे तो पहले से ही हर टियर की गहराई से समझ है, तो मुझे हेवनली टियर तक पहुँचने के लिए 200 साल भी नहीं लगेंगे। दुनिया निष्पक्ष है। अगर कोई ज़बरदस्त ताकत चाहता है तो उसे 2 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा मेहनत और बलिदान देना पड़ता है। और अभी मेरे शक्ति कोष की क्षमता भी काफ़ी सीमित है, जिससे लंबी लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं बचती। मेरे अनुभव के अनुसार सिर्फ वही स्पिरिट बेस जिन्हें कई एलिमेंटल अलाइनमेंट के साथ पूर्ण संतुलन प्राप्त है इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस माने जाते हैं। लेकिन इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस भी अलग अलग श्रेणियों में बंटे होते हैं और मेरा 5 एलिमेंट्स मिक्स्ड केओस लोटस सबसे ताकतवर श्रेणी का है। क्योंकि इस दुनिया में 6 एलिमेंट्स के साथ कोई भी स्पिरिट बेस नहीं हो सकता, उनमें संतुलन बनाना संभव ही नहीं होगा। अब समझ आया कि जब मैंने पहली बार इस 5 एलिमेंट्स हेवन ग्रेट स्किल की दूसरी स्टेज पढ़ी थी तो मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था। मैंने सोचा था कि इस स्किल आर्ट के क्रिएटर से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन अब लगता है कि वो 5 एलिमेंट्स मिक्स्ड केओस लोटस को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। क्योंकि अगर ये 5 मूल नाभिकों का एक साथ संचालन है तो फिर उस स्किल आर्ट में कुछ भी गलत नहीं है। तो अब ये बात साफ हो चुकी थी, इमॉर्टल ग्रेट स्पिरिट बेस की पूरी शक्ति को बाहर लाने के लिए एक विशेष प्रकार की स्किल आर्ट की ज़रूरत होती है। वरना अगर मैं इन 5 तत्वों के मूल नाभिकों को एक्टिवेट करने के लिए किसी सामान्य स्किल का इस्तेमाल करूं तो सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या अंजाम होगा। इस जीवन में मेरी सारी परिस्थितियां एकदम परफेक्ट हैं। अगर इन सारे फ़ायदों के बावजूद भी मैं वॉइड को नहीं तोड़ पाया और एक गॉड नहीं बन सका तो फिर मुझे सच में कहीं से टॉफू का टुकड़ा लाकर उसी से खुद को मार लेना चाहिए। औषधीय प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसका फ़ायदा उठाते हुए लिंगहान ने तय किया कि वह थोड़ी और देर कल्टिवेशन करेगा। उसने ग्रीन स्पिरिचुअल फ्रूट के अंदर बची हुई औषधीय ऊर्जा को अपने डेंटियन की ओर निर्देशित किया, जिससे वह अपने शक्ति कोष को एक्सपैंड कर सके और साथ ही साथ अपने मूल नाभिक को और मजबूत कर सके। एलिमेंट गैदरिंग टियर में कल्टिवेशन का असली मकसद यही होता है। व्यक्ति अपने शक्ति कोष को जितना बड़ा बनाएगा और अपने मूल नाभिक को जितना मजबूत करेगा उतनी ही ज़्यादा मूल शक्ति उसमें संचित हो सकेगी। शक्ति कोष जितना बड़ा होगा उतनी ही ऊर्जा वो संभाल सकेगा।
और मूल नाभिक जितना तेज घूमेगा और बड़ा होगा उतनी ही ताकत एक झटके में बाहर फूट सकेगी। इसीलिए भले ही दो कल्टिवेटर एक ही टियर में हों, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में बहुत फर्क हो सकता है। ये फर्क उनके शक्तिकोष और मूल नाभिक की गुणवत्ता और स्थिति से आता है। और अब तो लिंगहान जैसे कल्टिवेटर के लिए मूल नाभिकों की संख्या भी बहुत बड़ा फर्क डालने वाली चीज़ बन गई थी। वो बिल्कुल एक खनिक की तरह काम कर रहा था, अपने शक्तिकोष को और गहरा और बड़ा बना रहा था ताकि उसमें ज़्यादा मूल शक्ति भर सके। साथ ही वो अपने मूल नाभिक के घूमने की रफ्तार को बढ़ा रहा था। हर बार जब वो नाभिक घूमा उसकी गति थोड़ी और तेज हो गई, और जब मूल शक्ति की रेखाएं उन नाभिकों के चारों ओर लिपटने लगीं तो वे नाभिक धीरे धीरे आकार में भी बढ़ने लगे। अपने शक्तिकोष में मूल नाभिक को मजबूत करते समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा, क्योंकि 5 मूल नाभिकों के बीच पूर्ण संतुलन होना आवश्यक था। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी अंतर होता तो ये संतुलन टूट जाता। चरण जितना पहले होता उतना ही कोई छोटा सा अंतर नहीं हो सकता था, क्योंकि नींव अभी भी बहुत कमज़ोर थी। शक्ति की अपनी प्यास के कारण अथर्वसेन ने पूरी लगन और एकाग्रता के साथ साधना जारी रखी। क्या जब वह पूरी ऊर्जा से खुदाई कर रहा था तो वह अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर एक अकल्पनीय अभिव्यक्ति उभरी। एक काला टॉवर उसके शक्तिकोष के भीतर बह रहा था, जो एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था जो थोड़ी सी हिल रही थी। यह एक उजाड़, आदिम वातावरण, प्राचीन और गरिमामयी वातावरण दे रहा था। इस टॉवर में 9 स्तर थे और अथर्वसेन के दिमाग की दृष्टि के कोण से इस काले टॉवर की ऊंचाई 10,000 मीटर थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती थी। हालांकि 10,000 साल बीत चुके थे, अथर्वसेन अभी भी एक नज़र में इस काले टॉवर को पहचान सकता था। उसके शब्दों में, भले ही यह टॉवर जलकर राख हो गया हो, फिर भी वह इसे पहचान सकता था, क्योंकि ये काला टॉवर ही वह अपराधी था जिसने उसके पिछले जन्म में उसे मार दिया था। शाप, ये टावर उसके शक्तिकोष के अंदर कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसके पिछले जीवन में एक बार मारना पर्याप्त नहीं था, इसलिए यह उसे इस दूसरे जीवन में भी पीछा करते हुए दूसरी बार मारने की योजना बना रहा था? आप इस तरह से खेल नहीं खेल सकते। अध्याय 34, ब्लैक टॉवर का पुनः प्रकट होना। अपने पिछले जीवन में कई खतरनाक बाधाओं को पार करने के बाद अथर्वसेन आखिरकार ब्लैक लाइट ग्राउंड वैली में प्रवेश कर गया, जहां उसने एक रहस्यमयी काली मीनार की खोज की। मीनार की दीवारों पर एक सुनहरी लिपि उकेरी गई थी, जो अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल थी। यह अथर्वसेन का सबसे बड़ा अवसर था, फिर भी यह उसके पिछले जीवन का सबसे बड़ा संकट भी था। काली मीनार के हिलने से उसका भौतिक शरीर सीधे राख में बदल गया। किसी कारण से उसकी आत्मा बच गई थी और 10,000 साल से गुजरकर वर्तमान समय अवधि में आ गई थी। अब इस काले टॉवर को देखकर स्वर्ग स्तर के कल्टिवेटर की अपनी मजबूत मानसिकता के बावजूद वह एक पल के लिए डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पिछले जन्म में ये काली मीनार सिर्फ थोड़ी सी हिली थी और वह राख में बिखर गया था। अब जब यह उसके शरीर में फिर से प्रकट हो गया है तो यह डरावना क्यों नहीं हो सकता? हालांकि अथर्वसेन ने बहुत जल्दी अपना संयम वापस पा लिया। यदि काली मीनार उसे दूसरी बार मारना चाहती थी तो ऐसा बहुत पहले हो सकता था। हालांकि उसे अभी अभी अपने शक्तिकोष में काली मीनार के अस्तित्व का पता चला था, लेकिन ये चीज़ वास्तव में बहुत लंबे समय से वहां मौजूद होनी चाहिए थी। और अब जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो इससे उसका कुछ भ्रम दूर हो गया। उदाहरण के लिए, उसकी आत्मा लगभग 10,000 वर्षों से क्यों अस्तित्व में थी? ये काले टॉवर के कारण हुआ होगा। उसके अचानक पुनर्जन्म का कारण भी ब्लैक टावर से संबंधित होना चाहिए, जिसने उसे पुनर्जन्म देने के लिए किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल किया। ब्लैक टावर ने भी सुविधाजनक रूप से उसके साथ इस नए जीवन में प्रवेश किया। भाई, क्या मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए या आपसे नफरत करनी चाहिए? हो, अथर्वसेन ने बड़बड़ाया। काली मीनार के कारण उसका पिछला जीवन समय से पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन सच कहा जाए तो यदि वह काली मीनार से चकनाचूर होकर नहीं मरा होता तो भी 1000 वर्ष के छोटे से समय में वह अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल को कैसे सीख पाता? ये पूर्णतया असंभव था, क्योंकि जब उसने न तो कुछ खाया था और न ही सोया था और अपना सारा समय अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल के अध्ययन में बिताया था, तब भी उसे 10,000 साल का समय बिताना पड़ा। अगर यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो वह ये कैसे कर पाता? अब उसे ये भी महसूस हो रहा था कि काली मीनार ने वास्तव में उसे राख में बदल दिया था, ताकि उसे आत्मा के रूप में अविनाशी स्वर्ग स्क्रॉल को समझने में मदद मिल सके। इस प्रकार वह उसी क्षण पुनर्जन्म ले चुका था जब उसने अंततः स्वर्ग स्क्रॉल की पहली परत को समझ लिया था। अन्यथा इस दुनिया में इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता था? ब्लैक टावर, जैसा कि पहले था, अभी भी 9 मंजिलों वाला था। सबसे निचली मंजिल के एक कसकर बंद दरवाजे को छोड़कर अन्य सभी मंजिलें पूरी तरह से सील थीं, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाज़ा। अथर्वसेन की दृष्टि से भी वह ये नहीं समझ पाया कि इस ब्लैक टावर को बनाने के लिए आखिर किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। वह केवल एक बर्फीली, मौसम से प्रभावित प्राचीन हवा को महसूस कर सकता था। इसके अतिरिक्त अथर्व ने कभी नहीं सुना था कि डैंटियन मूल शक्ति के अलावा किसी और चीज़ को समायोजित कर सकता है।
ये काला टावर निश्चित रूप से इस दुनिया का नहीं था। इस बात की 99% संभावना थी कि काली मीनार दिव्य तल से उत्पन्न हुई थी, और इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण अविनाशी स्वर्गीय पुस्तक भी दिव्य तल की थी, एक ऐसी साधना तकनीक जिसे स्वाभाविक रूप से समझने के लिए 10,000 वर्षों की आवश्यकता थी, वह नश्वर तल की तो हो ही नहीं सकती। अथर्व सेन ने अपनी चेतना का उपयोग करके काली मीनार में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि यह असंभव था। भले ही चेतना एक निराकार शक्ति थी जो किसी भी जगह प्रवेश कर सकती थी, लेकिन इस काली मीनार में एक छोटा सा छेद भी नहीं था जिसके जरिए उसकी मानसिक चेतना प्रवेश कर सके। उसने दरवाजे के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी मानसिक चेतना को दरवाजे की ओर भेजा तो वह तुरंत वापस लौट आई। अच्छा, ये तो किसी मास्टर की बनाई चीज थी। अपने पिछले जीवन में इसने एक आकस्मिक कंपन के साथ उसके अस्तित्व को मिटा दिया था, और अब इसकी दबंग उपस्थिति उसके शक्ति को उस पर कब्जा कर रही थी। जबकि वह न केवल इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि उसे इस बात का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह ब्लैक टॉवर वास्तव में किस प्रकार का अस्तित्व था। वह हार मानने को तैयार नहीं था, और एक बार फिर उसने अपनी चेतना को काले टॉवर पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ पता लगाना ही था। कुछ समय तक अपनी मानसिक शक्तियों को बार बार टावर पर थोपने के बाद ऐसा लगा कि ब्लैक टॉवर ने उसके साथ धैर्य खो दिया है। वास्तव में ये हल्का कंपन पैदा कर रहा था। आखिरकार एक प्रतिक्रिया हुई और ब्लैक टॉवर द्वारा चेतना की एक चमक प्रसारित की गई। ये सरल भाषा के स्तर से आगे निकल गया और अथर्व सेन को सीधे इसका अर्थ समझने की अनुमति दी। ब्लैक टॉवर द्वारा प्रेषित सामान्य विचार ये था कि वर्तमान आप अभी भी बहुत कमजोर हैं और संभवतः ब्लैक टॉवर में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको कम से कम गशिंग स्प्रिंग टियर को तोड़ना होगा। लेकिन ब्लैक टॉवर के नए मास्टर के रूप में हर बार जब आप अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आप ब्लैक टॉवर से एक आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी शक्ति सीधे एक स्तर तक बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, तत्व एकत्रीकरण स्तर की पहली परत की प्रारंभिक अवधि के अथर्व सेन के वर्तमान साधना स्तर के अनुसार ब्लैक टॉवर के आशीर्वाद के साथ वह गशिंग स्प्रिंग स्तर की पहली परत में किसी की शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। हालांकि ये केवल एक बार का आशीर्वाद था। भले ही वह इसका उपयोग न करे, ये बर्बाद हो जाएगा और इसे संचित नहीं किया जा सकेगा। मास्टर, वह वास्तव में ब्लैक टॉवर का मास्टर बन गया था। हालांकि ये ब्लैक टॉवर वास्तव में एक मास्टर था। आखिरकार, अगर वह इसका मास्टर था तो ऐसा क्यों था कि वह इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था? इसके अलावा हर स्तर पर चढ़ने के लिए वह ब्लैक टावर से केवल एक बार आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था। ऐसा लगता है कि उसे और अधिक जानने के लिए गशिंग स्प्रिंग टियर को तोड़ना होगा। फिर भी यह उसका तुरुप का पत्ता बन सकता था। अपनी शक्ति को तुरंत एक स्तर तक बढ़ाने के लिए यह तुरुप का पत्ता खतरे के क्षण में उसे पासा पलटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। लेकिन वह इस तरह के तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल केवल एक बार ही कर सकता था, हर बार जब वह अगले स्तर पर चढ़ता था। टावर वास्तव में बहुत कंजूस था। अथर्व सेन अपनी आंखें खोलने से पहले एक गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत उदास लग रहा था। झरना लियू को यह देखकर लगभग रोने का मन हुआ। आप एक ही दिन में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच गए और फिर भी इतने निराश दिख रहे हैं। बाकी लोग तो जल जल कर मर जाएंगे। चलो घर चलें। अथर्व सेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ये पहली बार था जब उसने पिता के प्यार की गर्माहट का अनुभव किया था। अब जब वह लगभग एक महीने से घर से दूर रहा था, उसे घर की याद सताने लगी थी। इसके बाद दोनों ने घर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में अथर्व सेन ने अपने दिमाग में 5 तत्वों के स्वर्ग स्तर के कौशल की साधना तकनीक की दूसरी परत पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उच्च धारणा के कारण उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई और उसने दूसरी परत के हर छोटे से छोटे विवरण को पूरी तरह समझ लिया। 5 तत्वों के स्वर्ग ग्रेड कौशल में कुल 9 चरण थे, जो एक मार्शल आर्टिस्ट के बॉडी रिफाइनिंग टियर से लेकर स्वर्ग स्तर तक की कल्टिवेशन के अनुरूप थे। हर बार जब कोई ब्रेक थ्रू होता, उस स्तर की उपयुक्त साधना तकनीक का रूप भी बदल जाता। EDN, जैसे कि जब भी वह अगले लेवल पर पहुंचेगा तो उसे अगली स्टेज की टेक्निक में प्रवेश करना होगा। एलिमेंट गैदरिंग टियर वास्तव में एक अलग ही चीज थी। मूल ऊर्जा उसके शक्ति कोश डैंशंट से बह रही थी। इसकी मात्रा बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज से कम 10 गुना अधिक थी। यह मूल ऊर्जा निरंतर शक्ति कोश से ऐसे बह रही थी जैसे इसका कोई अंत ही न हो। जब वे रवाना हुए थे तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में आधे दिन से कम समय लगा था, लेकिन अब वापसी यात्रा में केवल 1 घंटा ही लगा। बहुत जल्द ही ग्रे क्लाउड टाउन उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। नमस्कार युवा मास्टर अथर्व। नमस्कार युवा मास्टर अथर्व। जैसे ही उन्होंने सेन कबीले के निवास में कदम रखा, सभी नौकरों और पहरेदारों ने अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। अब सभी को पता था कि अथर्व सेन ने वर्मा भाइयों को हरा दिया है और इसलिए अब उस व्यक्ति को कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता जिसे पहले सब ट्रैश कहकर बुलाते थे। कुछ पूछताछ करने पर अथर्व को पता चला कि उसके पिता अभी भी अपने अध्ययन कक्ष में हैं। वह तुरंत वहां की ओर भागा।
वीरेंद्र सेन ने पहले कहा था कि जब तक अथर्व एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंचने में सफल नहीं होता, वह उसे उसकी मां के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वह आंगन से गुजरा और जल्द ही अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर जाने से पहले उसने हल्की खांसी की और बोला, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, तुम एकदम सही समय पर लौटे हो। आज रात वर्मा कबीला एक भोज का आयोजन कर रहा है और तुम्हारा नाम भी निमंत्रण में शामिल है। वीरेंद्र सेन जोर से हंसे और निमंत्रण पकड़ाकर अथर्व की ओर देखा। अथर्व सेन ने निमंत्रण लिया, उसे ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वर्मा कबीला अब और नहीं रोक सकता। वीरेंद्र सेन ने वर्मा कबीले के खिलाफ अपना जवाबी हमला बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। जब महेंद्र ने वर्मा कबीले को कीमिया की दवा की आपूर्ति बंद कर दी, तो वर्मा कबीला एक सामान्य इंसान की तरह था जिसने अपना एक पैर खो दिया था। उनका हर कदम एक परीक्षा था। इसके अलावा सेन कबीला वर्मा कबीले के अन्य व्यापारिक उपक्रमों पर भी हमला कर रहा था। वर्मा कबीले को बेची जाने वाली औषधीय सामग्री को खरीदने के लिए उच्च कीमत चुका रहा था और उन्हें कम कीमतों पर बेच रहा था। इस तरह वर्मा कबीले की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से पनडुब्बी हो गई, ठीक उसी तरह जैसे सेन कबीले की वित्तीय स्थिति थी। 20 से अधिक दिनों के बाद वर्मा कबीला अब बड़ी दुविधा में फंस गया था। इस समय वर्मा कबीले ने वास्तव में उन्हें एक भोज का निमंत्रण भेजा था जिसे वे आयोजित कर रहे थे। ये संभवतः दया की गुहार थी। बाद में हम दोनों भोज में शामिल होंगे, लेकिन सावधान रहना और भोज में इधर उधर भागना मत। मुझे चिंता है कि वर्मा कबीला जाल बिछाने के लिए इतना हताश हो सकता है, वीरेंद्र सेन ने कहा। बेशक, वह अकेले खतरे का सामना नहीं करेगा। कबीले के कुलीन सदस्य भी उसके साथ भाग लेंगे ताकि वर्मा कबीले के हिंसा करने की सोच के मामले में उसे रोकने के लिए काम कर सकें। वीरेंद्र सेन ने अथर्व सेन को देखा, थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह ठीक क्या है, वह सोच नहीं पा रहा था। पापा, आधे क्षण के बाद उसने अचानक मेज पर जोर से मारा और अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका पूरा चेहरा उत्साह से भर गया और बोला, हान तुम एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच गए हो। उसे अंततः पता चला कि वह अजीब एहसास क्या था जो उसे हो रहा था। अथर्व सेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास है। अच्छा। वीरेंद्र सेन बहुत उत्साहित लग रहा था। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, उसकी उंगलियों की हड्डियों से पीसने जैसी आवाज आ रही थी और उसके हाथों की नसें उभरी हुई थीं। पिताजी, मैं माँ के बारे में जानना चाहता हूँ, अथर्व सेन ने गहराई से कहा। वीरेंद्र सेन कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाते हुए बोला, वर्तमान में तुम्हें जानने का अधिकार है। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम्हारी माँ के बारे में बात मेरे दिल में जीवन भर छिपी रहेगी। मैंने इसे बहुत लंबे समय तक छिपाया है, इतना लंबा कि मेरा दिल भी बहुत कड़वा है। अथर्व सेन ने हल्के से सिर हिलाया। इतने सालों में वीरेंद्र सेन ने अपनी प्यारी पत्नी को खोने का दर्द अकेले ही सहा था। उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था, न ही कोई ऐसा था जो इस दर्द को उसके साथ बांट सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने बहुत तकलीफ झेली थी। अथर्व सेन ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे उसके माता पिता को अलग करने के लिए जिसने भी मजबूर किया हो, वह ये सुनिश्चित करेगा कि उस अपराधी को इस पाप की पूरी कीमत चुकानी पड़े। वन नोट, यहाँ इस्तेमाल किए गए दो शब्द मास्टर अलग अलग संदर्भों में हैं। जब ये टावर से जुड़ा होता है तो इसका मतलब एक बदमाश, बेहद शक्तिशाली व्यक्ति होता है, और जब यह मुख्य पात्र को संदर्भित करता है तो इसका मतलब होता है स्वामी, ईश्वर आदि। बस स्पष्ट कर रहा हूँ। अध्याय 35। आशुतोष चौहान। सालों पहले मुझे भी वर्षा देश प्रेम कंट्री के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली युवाओं में गिना जाता था। मैं अपनी जवानी के चरम पर था, बाहरी दुनिया को देखने का सपना लिए हुए। एलिमेंट गैदरिंग टियर में पहुंचने के बाद मैंने बाहर की दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए घर छोड़ दिया। 18 साल पहले जब मैं डार्क डेमन फॉरेस्ट में एक प्राचीन अवशेष की तलाश कर रहा था, तभी मेरी मुलाकात संयोग से तुम्हारी माँ से हुई। जैसे ही वीरेंद्र सेन ने अपने अतीत की ओर झांका, उसके दृढ़ चेहरे पर एक कोमलता उभर आई, खासकर जब उसने अथर्व सेन की माँ के बारे में बात करनी शुरू की। तुम्हारी माँ का नाम संपदा राठी है। वह बेहद सुंदर और असाधारण रूप से सौम्य महिला थीं, वीरेंद्र ने हल्के से बड़बड़ाते हुए कहा, और उसकी आंखों में कोमलता की गहराई साफ दिख रही थी। हालांकि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो कुछ गलतफहमी हो गई थी और हम दोनों आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद हम एक साथ यात्रा करने लगे और धीरे धीरे हमारे बीच गहरा और मजबूत स्नेह पनप गया। जब वह तुम्हारे साथ गर्भवती हुई, हमने ग्रे क्लाउड टाउन लौटने का निश्चय किया। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ एक अत्यंत प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आती हैं। वह विंटर मून संप्रदाय के तीसरे बुजुर्ग की परपोती थीं। विंटर मून सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक स्पिरिचुअल इन्फेंटियर के चरम स्तर का महान योद्धा था, और उसके अधीन सभी बुजुर्ग भी इसी श्रेणी के शक्तिशाली कल्टिवेटर्स थे। अगर उनमें से कोई भी हमारे वर्षा देश में आ जाता तो वह आसानी से इसे नष्ट कर सकता था। तुम्हारी माँ के परिवारजन चाहते थे कि उनका विवाह संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग के उत्तराधिकारी से हो। उसका नाम था आशुतोष चौहान।
वह मार्शल आर्ट्स में अत्यंत प्रतिभाशाली था, इतना कि उसकी योग्यता को प्रकृति के विरुद्ध कहा जाता था। लेकिन वह एक व्यभिचारी, चरित्रहीन व्यक्ति था। उसके आसपास सैकड़ों स्त्रियां थीं और अनेक अवैध संतानें भी थीं। तुम्हारी माँ स्वाभाविक रूप से ऐसे आदमी से विवाह नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वह अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर भाग निकलीं। तभी वह मुझसे मिली और हम एक दूसरे के करीब आए। लेकिन अंततः विंटर मून सेक्ट को हमारे रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने हमें पकड़वाने के लिए उच्चस्तरीय योद्धाओं को भेजा। हम बहुत समय तक भागते रहे, पर तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद तुम्हारे मामा श्रीनिवास राठी और आशुतोष चौहान हमें ढूंढ निकालने में सफल हो गए। मैं आज तक नहीं भूल सका कि उस दिन आशुतोष ने मेरे साथ क्या किया था। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं संपदा को लेकर गद्दारी भरे शब्द बोलूं। ऐसा न करने पर उसने मेरी सारी उंगलियां एक एक कर तोड़ दीं। लेकिन वो असफल रहा। अगर मैं मर भी जाता तो भी मैं हॉन चांद संपदा को कभी धोखा नहीं दे सकता था। तुम्हारी माँ ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मुझे और तुम्हें कुछ भी किया तो वह स्वयं अपनी जान ले लेंगी। इस धमकी के चलते वह हमारी पिता पुत्र की जान की रक्षा सुनिश्चित कर सकी। लेकिन आशुतोष चौहान ने मेरा आत्मा आधार सोल फाउंडेशन नष्ट कर दिया। पहले तो मैं विंटर मून संप्रदाय पर धावा बोलकर मौत से लड़ने का सोच चुका था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वो जहर घूंट लिया जिसे जिंदगी कहते हैं, और इसलिए मैं वापस ग्रे क्लाउड टाउन लौट आया। अथर्व सेन को अचानक सब समझ में आ गया। अब उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि वीरेंद्र सेन इतनी आसानी से पर्पल लाइट ग्राउंड वैली में आ जा सकते थे, जहां सूर्यकुंड विद्या संस्थान के चुने हुए कल्टिवेटर्स भी अंदर घुस नहीं पाए थे। जरूर उसकी मां ने उसके पिता के पास कोई गुप्त खजाना छोड़ा होगा, जो सालों पहले उनके जीवित रहने की गारंटी बना। आध्यात्मिक शिशु स्तर। अथर्व ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। लगता है कि वह जल्द अपनी मां को वापस नहीं ला पाएगा। मार्शल आर्ट में कुल 10 टियर होते हैं और आध्यात्मिक शिशु स्तर स्पिरिचुअल इन्फेंट टियर 7वां है, जबकि वह अभी तो केवल सेकंड टियर का कल्टिवेटर बना है। इस हिसाब से देखें तो उसे 7वें टियर तक पहुंचने में कम से कम 10 से 20 साल या शायद उससे भी ज्यादा लगेंगे, और ये भी तब जब उसके पास स्वर्ग स्तर हेवन ग्रेड तक की समझ हो, अमर ग्रेड आत्मा आधार हो, स्वर्ग ग्रेड साधना तकनीक हो, और एक एल्केमी एम्परर के तौर पर उसका ज्ञान हो। अगर यही रास्ता कोई और सामान्य प्रतिभा वाला कल्टिवेटर चलता तो आध्यात्मिक शिशु स्तर तक पहुंचने में उसे कम से कम 200-300 साल लग जाते, और वो भी अगर किस्मत साथ दे। उसे अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हर मार्शल कलाकार के जीवन की एक सीमा होती है। अगर कोई कल्टिवेटर फ्लावर ब्लोसम टियर को पार नहीं कर पाता तो उसका जीवन एक आम इंसान जैसा ही होता है। वो 100 साल तक तो ज़रूर जी सकता है बिना बीमारी या दर्द के, लेकिन अगर वह फ्लावर ब्लोसम टियर पार कर ले तो हर अगले टियर के साथ उसे 200 साल का अतिरिक्त जीवन मिलता है। आशुतोष चौहान। अथर्व सेन की आंखों में अब क्रोध की आग जलने लगी थी। चाहे वीरेंद्र सेन ने उस दिन का दर्द कम करके बताया हो, लेकिन वह कल्पना कर सकता था उस दिन आशुतोष चौहान के हाथों उसके पिता को कितना जिल्लत और जख्म मिला होगा, कितना अपमान सहना पड़ा होगा। अपनी सारी गरिमा, आत्मसम्मान सब त्याग कर जिंदा रहना पड़ा। अगर उन्होंने वह सब सहन न किया होता तो वे यकीनन विंटर मून संप्रदाय पर हमला कर चुके होते, और सबसे बुरा होता वो मारे जाते। पिता का अपमान पुत्र का अपमान करने के समान ही था। अथर्व सेन के दिल में आशुतोष चौहान की मृत्यु पहले ही तय हो चुकी थी। हालांकि चूंकि आशुतोष चौहान विंटर मून सेक्ट का शिष्य था और उसे एक प्रतिभाशाली अस्तित्व माना जाता था, तो स्वाभाविक था कि उसका वर्तमान साधना स्तर क्या होगा। आध्यात्मिक सागर, आध्यात्मिक आसन, या फिर फूल खिलना। अथर्व, तुम भले ही बहुत प्रतिभाशाली हो, वीरेंद्र सेन ने संयम हासिल करने के बाद गंभीरता से कहा, लेकिन विंटर मून सेक्ट हम दोनों के लिए एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली संस्था है। तुम्हें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या आवेग से बचना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, अथर्व सेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोई भी काम आवेग में आकर नहीं करूंगा। वीरेंद्र सेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी सारी उम्मीदें अब तुम्हारे कंधों पर हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के लिए भी जीना है। मैं ये पूरी तरह समझता हूँ, अथर्व ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र सेन ने बात का रुख बदलते हुए कहा, अब जब तुम एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच चुके हो तो तुम ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट में भाग ले सकते हो। ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट, अथर्व ने कुछ पल के लिए सोचते हुए कहा। उसने अपने दिमाग को टटोला, लेकिन इस टूर्नामेंट के बारे में कोई याद उसके पास नहीं थी। वीरेंद्र सेन ने मुस्कुराते हुए समझाया, पहले तुमने कभी मार्शल आर्ट्स में इतनी प्रतिभा नहीं दिखाई थी, इसलिए मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट ड्रैगन सिटी की राजमहल परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। ये हर 3 साल में एक बार होता है। इसमें भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। प्रतिभागी की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, उसका साधना स्तर गशिंग स्प्रिंग टियर से नीचे होना चाहिए, और वहां के अधीन क्षेत्र में रहने वाला मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए।
रेन कंट्री में शहर सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र थे और पूरे देश में 36 बड़े शहर थे। हर शहर एक विस्तृत क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। ड्रेंगन शहर इन 36 शहरों में से एक था और इस शहर के प्रभारी को ड्रेंगन राजा कहा जाता था। वह रेन कंट्री के संस्थापक सम्राट का वंशज भी था क्योंकि ड्रेंगन शहर के भगवान और ड्रेंगन राजा की उपाधि पीढ़ियों से चली आ रही थी। ड्रेंगन राजा के महल के नियंत्रण में 4 महान शक्तियां थीं जो ड्रेंगन शहर के अलावा अपने अपने बंजर इलाकों की प्रभारी थीं। स्टोन वुल्फ संप्रदाय उनमें से एक था। चैंपियन को किस तरह का इनाम मिलेगा? अथर्व सेन ने पूछा। वीरेंद्र सेन खुद को थोड़ा तिरस्कार महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसका बेटा वास्तव में चैंपियन बनने के लिए तुरंत और सीधे लक्ष्य बनाने के लिए काफ़ी महत्वाकांक्षी था। हालांकि यह उसका उत्कृष्ट बेटा था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, यह स्पष्ट रूप से डार्क मून ग्रास नामक किसी प्रकार की आध्यात्मिक दवा है। ये पर्पल ओरिजिन पिल को बनाने के लिए मुख्य घटक है जो एलिमेंट गैदरिंग टीयर में एक मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से गशिंग स्प्रिंग टीयर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अथर्व सेन तुरंत चकित रह गया। अब कीमियागर, क्या वे सभी मूर्ख थे? डार्क मून ग्रास इतना मूल्यवान है, इसका उपयोग येलो ग्रेड हाई लेवल की गोली बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? ये स्थानिक गोली बनाने के लिए मुख्य घटक था। स्थानिक गोली एक मार्शल कलाकार के शक्ति कोष के भीतर जगह का विस्तार करने में मदद कर सकती है और यह कुछ ऐसा था जिससे स्वर्ग स्तर के कुलीन योद्धा भी बहुत ईर्ष्या करेंगे। ऐसी प्राकृतिक आध्यात्मिक औषधि स्वाभाविक रूप से तत्व एकत्रीकरण स्तर में एक मार्शल कलाकार को आसानी से और सफलतापूर्वक गशिंग स्प्रिंग स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इसका ग्रेड इतना ऊंचा था कि यह अजीब होगा अगर इसका इस तरह का प्रभाव न हो। लेकिन ये कितना बेकार था। पर्पल ओरिजिन पिल के मुख्य घटक को आसानी से एक सामान्य स्तर की औषधीय सामग्री से बदला जा सकता है। 10,000 साल बीत गए। क्या ये मुमकिन है कि कीमिया में जरा भी तरक्की नहीं हुई? उल्टा, क्या कीमिया का पतन हो गया? अथर्व सेन मुस्कुराया। वह इतनी कीमती आध्यात्मिक औषधि को बर्बाद नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसे डार्क मून ग्रास को लेना ही होगा। वैसे भी उसके 5 तत्वों के मूल नाभिक 5 एलिमेंट ओरिजिन कोट ने बहुत तेजी से शक्ति खपत की थी और वह अपने शक्तिकोश टेंशन के भीतर सीमित स्थान को लेकर चिंतित था। और अब समाधान खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ रहा था। फिर भी अब अक्टूबर का अंत था और साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे, इसलिए समय का दबाव था। उसे लगता था कि अब उसे 7 पवन पर्वतों 7 विंड माउंटेन्स की यात्रा करनी ही होगी, क्योंकि लाल स्केल ड्रैगन सांप रेड स्केल ड्रैगन सर्पेंट का आंतरिक कोर ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल को बनाने में काम आ सकता था। एक ट्रांसेंडिंग ओरिजिन पिल किसी एलिमेंट गैदरिंग टीयर के कल्टिवेटर की कल्टिवेशन को ज़बरदस्ती एक स्टेज ऊपर पहुंचा सकती थी, लेकिन ये केवल एलिमेंट गैदरिंग टीयर के शुरुआती चरण के लिए ही प्रभावी थी। अथर्व सेन के लिए अगर वह वर्ष के अंत तक एलिमेंट गैदरिंग टीयर के मध्य चरण तक पहुंचने का लक्ष्य रखता था तो यह उसका एकमात्र विकल्प था। हालांकि लाल स्केल ड्रैगन सांप बेहद खतरनाक और जहरीला था, इसलिए अथर्व को इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार होना होगा, वरना ये यात्रा उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती थी। नमस्ते दोस्तों, आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनर में आपको हर रोज इसी तरह के एपिसोड मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा। आप जितने ज़्यादा लाइक देंगे उतने जल्दी एपिसोड आएंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर एपिसोड लगातार आते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी और मैं और कौन सी स्टोरी को एक्सप्लेन करो।